नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था, मैं यूके पीएससी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जो भी हुए हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ईओ, आरओ, एआरओ, सब पेपर में यहाँ पे करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले ईओ का पेपर 2023 का हम डिस्कस कर लिए थे। आज यूकेपीएससी आरओ एआरओ का जो प्री का पेपर हुआ था उसके हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग पॉसिबल होगा, अगर लंबी वीडियो नहीं बनेगी रीजनिंग भी करवा दूंगा यहीं पे, नहीं तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की अलग वीडियो आएगी। इसके बाद हम आरओ एआरओ 2023 का जो मेंस का पेपर 200 नंबर की जीएस जहां पे आती है ऑब्जेक्टिव, इसके बाद अगले पार्ट में हम वो देखने वाले हैं। ऐसे 2024 के लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सॉरी 2024 का लोअर पीसीएस, सॉरी अपर पीसीएस, और 2025 में जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आरओ एआरओ का जो निर्वाचन वाला जो इलेक्शन वाला हुआ था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जितने पेपर हुए हैं लास्ट 3-4 साल 2022 से लेके सभी को कराने का ट्राई करूंगा। चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे खाली हम डिस्कस नहीं करते चीजों को, प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग हम एनालिसिस देख रहे हैं और यूकेपीएससी का एक पैटर्न समझ रहे हैं। मैंने पहले कहा आप लोगों को, यूकेपीएससी का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो सभी पेपर सेम ही पूछता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा यहाँ पे सेट ए रहने का 2023 का पेपर है जो हुआ था, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए, तो देखिए, पहले हम जीएस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मैं पहले फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 में से 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईओ में हमने 30 के प्लस क्वेश्चन देखे थे क्योंकि वहां पे 200 नंबर क्वेश्चन आए थे। देखिए, पहला है आज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो ना बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं फिर से कहता हूँ, यूकेपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो आप बेसिक अगर ल्यूसेंट की बुक से भी अच्छे से पढ़ते हैं ना, कवर हो जाएंगी वहां से। बट हाँ, अभी कुछ चीजें चेंज आ रही है। बट ये है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन पूछेगा ना, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आएंगे। अभी भी 80 क्वेश्चन ना वन लाइनर फॉर्म में रहते हैं। आप देखें ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये 2023 का था, इसका जो मेंस हुआ था वो 2024 में हुआ था, ठीक है। तो 2024 में भी चीजें ऐसी पूछी गई थी। 2025 का पेपर दिखाऊंगा, वहां पे सेम चीजें थी जो कि इसी साल हुआ था। तो सब पेपर को करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट का क्वेश्चन है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य संकल्प है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट बुक है, ये है ग्रेविन ऑस्टिन। पॉलिटी आप जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट 2 चैप्टर में आपको चीजें मिल जाती है। तीसरा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। तो देखिए, आर्टिकल, डायरेक्टली आर्टिकल पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद किसकी बात कर रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहता है, ठीक है। सबको पता है आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अब देखिए, आपका जो पंचायती राज है ना, उसके अंदर के आर्टिकल पूछ लिए गए हैं, ठीक है, जो 243 ए से लेके ओ तक जो है, ठीक है, 243 ओ तक दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि वित्तीय आयोग का, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन 280 वाला नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो स्टेट पंचायत के अंतर्गत जो फाइनेंस वित्त आयोग होता है उसके में कौन से में पार्ट में होता है करके। मैं इसके बारे में बहुत बार बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका हो गया तो 43 का जो हो जाएगा। देखिए, अब इंग्लिश वालों के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, आई इनकम याद रखना, इनकम जो होती है ना ऐसे याद रखो, इनकम आई पैसे की बात हो रही है, मतलब इनकम की बात हो रही है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन कहाँ होगा, इनकम, मतलब ऐसे रेट करना आपको। इनकम क्या, हम फाइनेंस का इनकम करते हैं ना पैसे का, तो आई याद कर लो, इनकम की बात करेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को चीजें। ऐसे ही मैंने ई का बताया था, 243 अगर ई पूछ लेगा आपसे, उसका मतलब क्या है, तो ईयर की बात करता है, मतलब कितना ईयर, वाई कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए होती है। ऐसे मैंने याद बताई थी। अगर वीडियो पुरानी आप देखते हैं, चैनल के साथ लंबे समय से आप जुड़े हैं, तो आपको चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है। निजता का अधिकार कौन से में आता है? तो राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 में आता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी, आप चीजों को रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपको आसान लगेंगी चीजें, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? अब देखिए बेसिक क्वेश्चन है, संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? देखिए 12 अनुसूचियां मैंने बार बार आपको रटा दी हैं पढ़ा पढ़ा के। ओरिजिनली 8 थी, बाद में 9वीं एड होती है लैंड सेटलमेंट वाली, 10वीं एड होती है दल बदल कानून वाली, एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वीं होती है पंचायत, 12वीं होती है म्युनिसिपालिटी। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है? केंद्र और राज्य सूची की बात कर रहा है। तो देखिए मैंने पहले कहा है 8वीं अनुसूची में भाषा की बात होती है, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, इसको इरेज कर लेता हूं 1 मिनट। देखिए क्या कह रहा है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन, देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन था क्योंकि 2023 सितंबर में G20 की मीटिंग हुई थी यहाँ पे। तो कह रहा है कि G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? देखिए G20 में 20 देश थे, फिर मैंने कहा था G20 20+1 कर दिया इसको, अब जिसमें अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे ऐड कर लिया गया था, ठीक है। और इस बार जो G20 की मीटिंग हुई है इस बार की, वो आपकी अफ्रीका में ही हुई है। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी ब्राजील में देखने को मिली। 2023 की बात करूं तो ये इंडिया में देखने को मिली थी। क्लियर है ना? तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर ना रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आसान लगेंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसको MPI कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता है? ठीक है, जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है ना, इसमें से 3 चीजें ऐड होती हैं पर एक कौन सी नहीं होती है कह रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या फिर प्रति व्यक्ति आय। इसमें से कौन सा नहीं रहता है? तो प्रति व्यक्ति आय को हम MPI में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, काउंट नहीं करते। इसमें स्वास्थ्य कैसा है वो देखते हैं, शिक्षा कैसी मिल रही है और जीवन स्तर कैसा चल रहा है। 10वां है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चलाया जा रहा है हर घर जल, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? देखिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था और 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें से पूछ रहा है कि चौथा किसकी बात करता है? शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, या गरीबी, भूख, गरीबी एवं पोषण की बात करता है? तो किसकी बात करता है? ये करता है शिक्षा की, एजुकेशन की बात करता है, लक्ष्य 4 यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, एक आइडिया मिलते रहेगा। तो देखना कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, कि चैप्टर से पूछ रहा है करके, ठीक है। अगला है 12वां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सम्मिलित है, संबंधी किससे है? मुद्रा योजना है, ठीक है। तो मुद्रा, आप सबको पता है मुद्रा योजना के बारे में, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये स्कीम कब आई थी। देखिए ये बात करता है लघु व्यवसाय इकाइयों, मध्यम उद्योग या फिर ग्रामीण बैंक, किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना, इसका संबंध है लघु व्यवसाय इकाइयों से, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह का लोन दिया जाता है, 3 टाइप का, किशोर, तरुण, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। 13वां है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भारत के अंतर्गत 8 राज्यों से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। इसमें से कौन से नहीं कह रहा है? तो मणिपुर से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। स्टार्ट होती है, जैसे मैं बताता हूँ बीच में, ये गुजरात आ जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 राज्य हमारे यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल आएगा और आगे जाके हमारा त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा, मणिपुर इसमें नहीं आता है। अगला है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखिए रेलवे के खंड दिए हैं, उनका मुख्यालय बताना है कि कौन सा कहां पे। आपको इसमें से एक सुमिलित नहीं है, 3 सुमिलित है यहाँ पे। देखिए सॉरी 1 मिनट, पहले हमारा कुछ 14वां क्वेश्चन छूट गया, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया है? देखिए जो बोकारो स्टील संयंत्र है ना,
तो इसकी स्थापना जो की गई है किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये की गई है आपकी रूस के सहयोग से। अगर दुर्गापुर की बात करेगा, दुर्गापुर इंग्लैंड के उससे। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेनी है। 15वां क्वेश्चन था, देखिए रेलवे के खंड और मुख्यालय यहाँ पे बताए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला कह रहा है उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, बिल्कुल सही है आपका। दक्षिण रेल का कोलकाता में है, सॉरी पूर्वी रेल का कोलकाता में, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल का बिलासपुर में, बिल्कुल सही है। देखिए दक्षिण पूर्वी रेल का भुवनेश्वर में यहाँ पे नहीं देखने को मिलता आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है 16वां, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा रहा है? तो कौन से दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली भारत में जनसंख्या में? ये देखने को मिली 1961 से 71 के बीच में। ठीक है, अगला है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अहोम जनजाति की बात करेंगे तो ये असम में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला है 18वां, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्वी क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। देखिए आप इसके बारे में आपको नदियों को एक बार पढ़ा होना चाहिए, मैप में देखा होगा, मैप नहीं अच्छे देखा है चीजें आप कर लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको सोन, चंबल, केन, बेतवा, ये जो आपकी रिवर है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये यहाँ पे दी हुई है। सोन जो है ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, जो कि पटना में जाके यहाँ से मिलती है, और बाकी ये तीन यहाँ मिलती है यमुना में, और यहाँ इलाहाबाद में गंगा यमुना मिलती है, और सोन यहाँ मिलती है। ये सोन दी हुई है। अब आपने मैप देखा हो तो आप जैसे ड्रॉ कर लेते। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, नदियों को पश्चिम से पूर्व, मतलब कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाओ। यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे कौन सी आएगी? ठीक है, देखिए पहली बात, पहले आती है चंबल, सी से याद रखो, चंबल आती है, फिर आती है बेतवा आती है, चंबल बेतवा आती है, फिर आपकी केन आएगी। ठीक है, फिर आएगा आपका यहाँ पे सोन, तो पूरब में आएगी सबसे, तो कौन सी हो जाएगी? सी, बी, के और एस। तो देखिए चंबल, देखिए चंबल, बेतवा, केन, सोन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। ऐसे याद रख लो सीबी के एस, सीबी के रख लो, एस तो याद हो जाएगा, सीबी के मतलब बी पहले नहीं आएगा, सी पहले आएगा, सीबी के, सीबी के। ठीक है, ऐसे याद रख लो। आगे बढ़ते हैं 19वां, निम्नलिखित में से एक सही सुमिलित नहीं है कह रहा है। पहली बात देखिए सोना, कोलार माइन से, केजीएफ मूवी सबने देखी होगी, बिल्कुल सही है, केजीएफ, सोना निकलता है यहाँ खनिज। कोयला झरिया से निकलता है, बिल्कुल सही है। हीरा पन्ना माइंस काफी इंपॉर्टेंट है हीरे के लिए। ठीक है, पर लो एस गुटूर से नहीं निकलता है। गुटूर में क्या होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो गुटूर याद रख लो आप लोग, तंबाकू के लिए काफी फेमस है। तो तंबाकू के जो इंडिया में जो तंबाकू बोर्ड के हेडक्वार्टर है वो गुंटूर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, 20वां है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए ये क्वेश्चन ना यहाँ पर भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन बाद में 2025 में पेपर हुए थे, आरओ जो आपका वो वाला है, इलेक्शन वाला है, इलेक्शन कमीशन वाला, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2000 और लास्ट ईयर आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका गोवा में। तो कह रहा है कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात कर, ध्यान देना, तो नगरीय जनसंख्या गांव सबसे कम है, तो नगरीय जनसंख्या ज्यादा होगी गोवा में। क्लियर है। 21वां है निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? जनसंख्या वृद्धि अधिकतम कहाँ पे थी? मिजोरम में है, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड में? तो ये थी आपकी मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में है? देखिए कोई भी आपके जो एयरपोर्ट है या फिर आपके बंदरगाह है, ये आपको पढ़ लेने हैं, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, हर एग्जाम में आती है। ठीक है, तो नवा सेवा देखने को मिलता है वो मुंबई में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगला है 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? करंट का क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली याद रखो, मैग्नस कार्लसन के द्वारा। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? करंट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली टिक करो, आगे बढ़ो। 28। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? करंट का क्वेश्चन था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगर बात करेगा उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे वी सगुनमन थे। ठीक है, अगला है फिर करंट का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप
किस देश द्वारा जीता गया। तो देखिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को ना यूकेपीएससी ज्यादा डालता है, तो आपको ये कवर करना है कि यूकेपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है आपको लास्ट एक साल का, और 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल विश्व कप की बात करेंगे 2023 में, तो किसका जीता गया था? जीता गया था आपका स्पेन के द्वारा। अगला है वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया था? गोट विलेज, पिपली, ज्योतिसर या फिर ढोडो? तो ढोडो गुजरात वाला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका ये था, ढोडो ही था। अगला है 28वां 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? सिंपल, इसको याद रखना। देखो पहली बात मैंने आई थिंक आप लोग कब से जुड़े मेरे साथ नहीं पता, बट मैंने पहले बताया था 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जब ये अलग हुए थे, मतलब इनके आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, तो इनको आधिकारिक रूप से देखिए 5 अगस्त 2019 को बिल पास होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से इनको यूटी बना दिया जाता है। तो उसी में आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2023 को इसके 4 साल कंप्लीट हुए थे, 4-5 साल, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका स्थापना दिवस बनाया गया लद्दाख का। तो ऐसे याद रखना, चीजें रिलेट रहती है। ठीक है, याद रहती है ऐसे करके आपको को। आगे है वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था। फिर से करंट, देखिए कितने कुछ लगातार आपको यहां से स्टार्ट हुए हैं, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 23 से लेके लगा। इससे पहले 2 क्वेश्चन और जो हम कर चुके हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए आपके करंट पे। ये भी करंट का क्वेश्चन था 2023 में। ठीक है, तो इसको कौन सा पॉइंट कहा गया था जहां पे विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था? तो ये आपका राइट ऑप्शन है, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? ये भी करने का क्वेश्चन था, इसके लिए था समर्थ पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, अगला है नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? ये भी करने का क्वेश्चन था आपका, ये था 828वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, देखिए विधेयक अलग होता है, एक्ट अलग होता है। विधेयक जब पेश होता है, वो जब कानून बन जाता है फिर उसको एक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई थी? देखिए अभी तक 4 राज्यों ने करवा दी है, अभी 2023 का क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये था बिहार। ठीक है, देखिए ये भी करंट का, लगातार 10 क्वेश्चन तो करंट के आपने देख लिए हैं। फिर से करंट का क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए मेरा कराने का मतलब ये है, आप लोगों ने वीडियो इससे पहले देखी भी होगी, आपने पेपर किया भी होगा, बट यहाँ से ना आपको एक टाइप वो दिया जा रहा है कि आपको करंट में कितना फोकस करना है, स्टैटिक पे कितना फोकस करना है, यूकेपीएससी एग्जाम में क्या चीजें रहती है करके। तो देखिए एशियन गेम्स 2023 में आयोजित हुए थे। तो एशियन गेम कहाँ पे हुए थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना के अंतर्गत। ठीक है, हांगकांग में। फिर से करंट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया? देखिए 2023 का था, अब मुझे आप लोग 2025 का ही बताएंगे किसको दिया गया करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था वहीदा रहमान को दिया गया था। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए फिर से करंट है, लगातार 22वें क्वेश्चन से 35वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग, करंट के क्वेश्चन ही देख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 2023 का ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा रहा था उस टाइम पे, नरगिस मोहम्मद जो कि ईरान की थी, इनको दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो भी यूकेपीएससी के जितने एग्जाम हुए थे 1 साल तक, सब पेपर में क्वेश्चन डाल दिया गया था। एक बार करंट अफेयर कर लो, चीज याद हो जाएंगी। आगे के लिए भी नोबेल प्राइज जितने हैं आपको कर लेने हैं अभी 2025 के। ठीक है, फिर से करंट क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुए करंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आएंगे अभी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? अब 2023 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, अभी देख 2025 का बोलेगा तो उत्तराखंड में हुए थे अभी, तो यहाँ पे 23 के पूछे थे राष्ट्रीय खेल, ये हुए थे गोवा में। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? ठीक है, 5 देशों को यहाँ पे बनाया गया था, तो यहाँ पे कहा गया था किसको नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, पेपर आपका हुआ था दिसंबर में 2023 में, 17 दिसंबर को हुआ था पेपर आपका, और क्वेश्चन पूछ रहा है 1 जनवरी 2024 का। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए नामित शामिल नहीं किया गया है? उस टाइम पे क्वेश्चन मार्क था, नहीं मतलब नामित तो पहले हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका।
ये था आपका जापान, इसके नहीं था, बाकी तीनों को किया गया था। ठीक है, लाखोडिया के शैल चित्र उत्तराखंड की जनपद से मिले गए। बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसके बारे में। लाखोडियार कहाँ पे देखने को मिलता है? तो लाखोडियार आप लोगों को देखने को मिलता है अल्मोड़ा में। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो रानी गुलेरिया की अगर बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका कीर्ति शाह। 40वां है, काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? तो जिया रानी के नाम पे, सबको पता है इसके बारे में भी। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे है 41वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो आजाद पंचायत की बात करेंगे हम लोग, इसका संबंध था रवाई आंदोलन से। ठीक है, अगला है आपका 42वां, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। देखिए, हुजूर कोर्ट या हुजूर दफ्तर कहेंगे अगर इसको हम। ठीक है, तो ये किसके नाम पर है? नरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था नाम चेंज। ठीक है, 1933 के आसपास की बात है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता था? मतलब बिन ताजपोशित राजा किसको कहते थे? रैमजे को कहते थे। किसको? रैमजे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बॉसी सेन के द्वारा रखी गई थी, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप परीक्षावाणी को पढ़ते हैं ना, तो ये जितने क्वेश्चन ना सब परीक्षावाणी से आते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो यूकेपीएससी के अगर एग्जाम को भी टारगेट करें तो आप परीक्षावाणी पढ़िए। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप बीएससी की पढ़ सकते हैं, यूकेपीएससी के और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का तीसरे अधिवेशन की बात करें, देखिए टोटल 5 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे की बात करें, जिसको हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोटद्वार में। तो कोटद्वार में होता है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? बलभद्र सिंह नेगी, दरबार सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी या फिर चंद्र सिंह नेगी? तो इनका संबंध आपका चंद्र सिंह नेगी का संबंध था आपका आजाद हिंद फौज से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गढ़वाल सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो आपकी दिल्ली में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो लोसर होता है ना, जो लोसर ये मनाया कहा जाता है, खासकर ये आपका जाड़ भोटिया। तो लोसर आपका चमोली के अंदर कभी आपने देखा होगा, चमोली में तो नहीं कहेंगे, अगर जाड़ भोटिया की बात करेंगे तो उत्तरकाशी में रहते हैं, बता देता हूँ। ठीक है, ये उत्तरकाशी में जैसे जाड़ जो है, जाड़ भोटिया वो उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। अगर इसमें सौका बोलेगा, सौका भोटिया जो है वो आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन में, आप लोग चमोली में कौन से भोटिया मिलते हैं आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में। 49वां है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन चारण नाम से प्रसिद्ध है? तो शिव प्रसाद डबराल को चारण भी कैसे चारण कहते हैं, इनके घुमक्कर स्वभाव के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम को, पैटर्न को समझिए, तैयारी करेंगे। यूकेपीएससी का अंदर बहुत आसान पेपर होता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जो आपके कह सकते हैं सुविधानंद पंत है ना, इनको गोसाई दत्त या गोसाई भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? गोसाई भी इनको कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुधीर वाद्य है? हुड़का, नागफनी, ढोल या फिर दो तारा? तो इसमें से आपका जो नागफनी है वो क्या है? एक सुधीर वाद्य है यहाँ पे। ठीक है, अगला है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो बद्रीनाथ के अंतर्गत जो रावल पुजारी होते हैं ना, ये कहाँ के होते हैं? केरल के होते हैं, तेलंगाना के होते हैं, या महाराष्ट्र के, या असम के होते हैं? ठीक है, ये होते हैं साउथ के ही आपके, और साउथ में भी कहाँ की बात होंगी? ये केरल के होते हैं। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की थी, उन्हीं के जो पूर्वज, इन्हीं के पूर्वज थे रावल पुजारियों के ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो देखिए
धौलीनाग, बेड़ीनाग, नागनाथ पोखरी या फिर कालीनाग। इसमें गढ़वाल की अगर बात करता हूँ तो गढ़वाल में देखिए आप लोग नागनाथ पोखरी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हम लोग मैं के क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिस्कस करने की बात नहीं, डिस्कस हम आराम से करेंगे जब एमसीक्यू करेंगे। अभी आपको एक पेपर बताने हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको एक देखना है कि आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं, आप कितना आता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा वीडियोज नहीं, क्योंकि लंबी वीडियोज नहीं, इससे आपको भी आइडिया मिलेगा। 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा और आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, और एक पैटर्न में समझ में आएगा कि कितना करंट पूछ रहा है, किस चैप्टर से परीक्षा से आपको देख रहे हैं, ये कल्चर वाले से बोर्ड में डाल रहा है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से समूह में से कौन सा अंतरराज्य सीमा साझा करता है? अब देखिए ध्यान देना, हमेशा कहता हूं मैं उत्तराखंड का मैप आप लोग बार बार देखेंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ऊपर अंतरराज्य सीमा पिथौरागढ़, तिब्बत और नेपाल, चमोली, तिब्बत, उत्तरकाशी, तिब्बत। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। अंतरराज्य सीमा की बात करेंगे, नैनीताल कट कर दो क्योंकि नहीं, उधम सिंह का चंपावत तो नेपाल से करते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग आंतरिक जिला, चमोली उत्तरकाशी, ठीक है, और ये नहीं होगा। चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर, बागेश्वर नहीं होगा, आंतरिक जिला है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसी चीजें करेंगे तो आसान चीजें हैं। और ये भी करना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, जैसे बहुत से बच्चे यहाँ पे चमोली और उत्तरकाशी देखा होगा, टिक कर दिया होगा, नहीं करना है। रुद्रप्रयाग नहीं है भाई, तो इसलिए कहते हैं ना आके वहाँ बहुत टाइम होता है वहां पे, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस से चीजों को करिए, क्योंकि 1 नंबर फ्री का आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला है 56वां, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जनपद में है? तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ, सोना कहाँ से है? सोना पौड़ी से है। सोना कहाँ से है? सोना पौड़ी से है। और विंसर कहाँ है? विंसर आपका अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन दोनों पूछता है बहुत बार, तो इसे याद रख लो। आपकी कोई दोस्त होगी सोना, सोना कहाँ से है? पौड़ी से है, इसको याद रख लो। ठीक है, बहुत से बच्चे पौड़ी से भी देख रहे होंगे वीडियोस, बस मैंने याद करने की ट्रिक बताई, सोना कहाँ से? सोना पौड़ी से है। ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके शेखर पाठक जी। शेखर पाठक जी की तरह द चिपको मूवमेंट एंड पीपुल्स हिस्ट्री लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 58वां है, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि थी? अब देखिए यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लेना आप लोग। तो देखिए कृषि योग्य भूमि कहाँ पे सबको पता ही है, उधर से आप ज्यादा देखने को मिलती है आपकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, और सब में कमेंट भी कीजिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उसके आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, और ऐसे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, अब आपको हिमानी दी है और नदी दी है, कौन सी हिमानी किस नदी पे निकलती है ऐसे कर। ठीक है, देखिए अब पहला बोला गया यहाँ पे संतोपत। संतोपत का अलकनंदा हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। गंगोत्री की बात करेंगे तो भागीरथी या पवन हो जाएगा। मिलम की बात करेंगे तो मिलम आपका ये वाला हो जाएगा आपका गौरी गंगा, 4 हो जाएगा। और नामिक जिले से पूर्वी रामगंगा निकलती है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, तो 2 वाला एक ही ऑप्शन देखिए, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति को सौका के नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने वीडियो में, ऊपर आपसे क्वेश्चन किया था मैंने कहा था जाट, उत्तरकाशी बोला था, और मैंने कहा था जो सौका है, ठीक है, तो भोटिया पिथौरागढ़ के आस रहते हैं जो। ठीक है, दारमा वैली जो है आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है? गंगोत्री है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे ना 1 मिनट रोक के आपको बताता हूँ, ये पेपर आपको लग रहा होगा बहुत आसान आया है। इसकी कट ऑफ भी ना 108 गई थी जनरल की, और फीमेल की गई थी 104। देख सकते हैं 150 में से जहाँ पे आपकी 50 नंबर की रीजनिंग है, 100 नंबर की जीएस है, तो जीएस इतनी आसान थी ना, क्योंकि जो उत्तराखंड तैयारी 2-3 साल से भी कर रहा होगा, 1 साल से भी कर रहा होगा ना, वो सबने अटेंड कर लिए थे क्वेश्चन ये। तो इसकी कट ऑफ 108 गई थी, आप लोग खुद से देख सकते हैं। अब इस बार भी आपको अगर आर तैयारी कर रहे हैं तो 110+ क्वेश्चन लेके चलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप प्री कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि ये 2 साल पहले का पेपर है, 2-2.5 साल पहले 2023 का पेपर है। ठीक है, और 2 साल मान के चलिए, 23 के दिसंबर में हुआ था और आज 25 का दिसंबर चल रहा है, तो 108 जब कट ऑफ गई थी उस टाइम पे, और अभी तो मान के चलिए 110-115 भी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है। आरओ के लिए सबसे अच्छी जॉब है,
और इसको LT वाले, लेक्चरर वाले, जिसकी अच्छी लोअर पीसीएस वाले, वो भी इस पेपर को देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी, 100 से 115 नंबर लेके आप लोगों को चलना है। इसलिए कह रहा हूँ जीएस पढ़ रहे हैं तो साथ में रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग ही आपको, अगर रीजनिंग में आप 50 में से 40 नंबर तक ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है। आपको भी 100 में से यहाँ पे जीएस में 70 ही लाने होते हैं। मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि 40 से 70 110 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो जो चीजें कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि जब भी एग्जाम होगा, ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा उसका तैयारी करेंगे आप लोग को तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ना टाइम नहीं बचता है ज्यादा, फिर रिवीजन का टाइम होता है वो वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। नदियां दी हुई हैं और जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आसन, कुल्हाल जल सही है बिल्कुल, भिलंगना मनेरी वाली नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। अलकनंदा विष्णुप्रयाग सही हो जाएगा, भागीरथी कोटेश्वरम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें जो गलत दिया हुआ है। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अब देखिए, अब यहाँ पे ना 2021 की बात करी हुई है और अभी 2023 की वन रिपोर्ट भी आ गई है। अब आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी। 2021 में प्रतिशत की बात करेगा तो इसका ऑप्शन था ए, 63 का ए हो जाएगा, क्योंकि नैनीताल था। अब 2023 की बात करेगा ना, इसमें आप चंपावत आ चुका है नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको एक बार पढ़ लेना। 64वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है कह रहा है। ठीक है, जो कि सही है आपका। ग्यारह बुग्याल नहीं, 11 आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है। वेदनी बुग्याल चमोली में है और खलिया बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवाएं ली थी। वे किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो ये किस देश के निवासी थे, तो ये थे आपके जर्मनी के थे। 66वां है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था। पहली बात तो आपको याद रखना है, ई गार्डनर का टाइम पीरियड क्या था। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। 1815 डायरेक्टली टिक कर लो। इसके बाद 9 महीने रहे, इसके बाद ट्रेल आ गए थे, गार्डनर के बाद ट्रेल आए थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 1835 तक ट्रेल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, फिर लुटिंगसन आते हैं, फिर आगे रेमजे आते हैं। रेमजे का टाइम तो काफी लंबा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। अब देखिए क्या कह रहा है, अविभाजित गढ़वाल कह रहा है। सुरेंद्र शाह तो 1815 में बनते हैं, 59 तक रहते हैं ये। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह रहेंगे 1804 के आसपास थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला है 68वां, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे। तो ये थे भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। पहली में लिखा हुआ है, जो भी आप बुक पढ़ते होंगे वहां पे पहले में ही लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला है 69, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 50% सीटें आरक्षित है और 2008 से ये कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। बहुत आसान पेपर था ये, जिसकी वजह से कट ऑफ 108 गई थी। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। तो अभी थोड़ा पेपर अलग आ रहे हैं, बट यूपीपीएससी का पैटर्न आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने ईओ करवाया था, ऐसे क्वेश्चन थे ये भी। इसके बाद मैं आरओआर का मेंस का लेके आऊंगा 3-4 दिन बाद पेपर, अब उसमें भी देखना। और इसके बाद अभी जो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओआर का जो इलेक्शन कमीशन वाला हुआ था वो सब करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है वो। आगे बढ़ते हैं। 70वां है, उत्तराखंड में किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, 71वां है यहाँ पे, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। देखिए, अब बजट का क्वेश्चन था करंट के बेस पे, ये 2.7 है। ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो टिहरी जल विद्युत परियोजना सबको पता है। ठीक है, 2400 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना निम्नलिखित में किस संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था,
पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें ना, तो चार धाम यात्रा ना मंदिरों के रखरखाव की थी। तो बहुत से बच्चे ना यहाँ पे मंदिर रखरखाव कर रहे होंगे, जो कि गलत, आपका क्वेश्चन गलत है बिल्कुल। अब क्यों गलत है? अब मैं पागल नहीं हूँ, अब बहुत से लोग सर पागल बना रहे हैं। देखिए, जो चार धाम है ना, पहले मंदिरों के लिए था, बाद में बहुत से पेड़ काटे गए, तो इसके हाईकोर्ट में केस चले गया था। इसका क्या होता है, सरकार को तो रोड बनानी होती है, सरकार को तो डेवलपमेंट करना होता है, तो ये क्या करते हैं, नेशनल कहते हैं कि हम लोग सड़क को ना चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना के अगर रोड बॉर्डर पर रोड पहुंचाने के लिए ले आ रहे हैं, तो इसको भी सड़क निर्माण बना दिया। अब कोई भी जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो वहां पे वो अप्रूव हो ही जाता है। ठीक है, तो पहले मंदिर का रखरखाव था, बट बाद में इसको चेंज किया गया और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क निर्माण से था, है वह। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? सेब होता है, ऑब्वियस सी बात है। लीची होता है, ऑब्वियस सी बात है। माल्टा होता है। बट नारियल आपका कोस्टल लाइन होता है, जहाँ पे समुद्र वाले एरिया होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं होता है। कौन सा? नारियल नहीं होता है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, वन नीति उत्तराखंड में पहली बात, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, ग्रामीण विकास। देखिए सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, पर्यावरण की स्थिति पारिस्थितिक को संतुलन करेंगे, इसलिए वन नीति की महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तालाब, जलाव, उपराव या फिर खेल? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका यहाँ पे तालाब भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की जनपद में है। देखिए पहली बात, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पे? उत्तरकाशी में है। तो पहले उत्तरकाशी देखिए है सब में। फिर बद्रीनाथ की बात करेंगे, चमोली हो जाएगा। और केदारनाथ कहाँ पे है आपका? रुद्रप्रयाग में है। तो देखिए पहली बात, टिहरी में कुछ नहीं है, टिहरी कट कर दो, टिहरी कट कर दो, सिंपल। देखिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 है। देखिए साइंस भी आती है इसमें। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई की अगर बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है यहाँ पे? टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो शाकाहारी कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, उत्पादक या फिर अपघटक? तो ये आपके होते हैं, आपके यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। उसके बाद सेकेंड वाले होते हैं मांसाहारी में से हम लोग हैं, मांसाहारी में आएंगे। ठीक है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं, सबने पढ़ा होगा, परीक्षावाणी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना की छाल। जड़ मत कर देना, फल मत कर देना, सिनकोना, पत्तियां मत कर देना। सिनकोना की इसलिए कहते हैं ना, देखिए आपने अगर सिनकोना पढ़ा होगा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे जिसे सिनकोना पढ़ा होगा। तो सिनकोना की छाल, देखिए चार के चार ऑप्शन में सिनकोना दे दिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज यही होते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ते चीजों को। 81वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा नहीं करेगा? तो प्रोटॉन से नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? ये करते हैं आप लोग एंटासिड का। 83 का कुछ 83 है यहाँ पे, एक छड़ की तापीय चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है? ठीक है, देखिए एक छड़ होती है ना, उसकी तापीय चालकता छड़ की सामग्री पर, किस चीज की बनी हुई है वो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84वां, OMR से अभिप्राय क्या है? जो OMR सीट आप लोग भरते हैं ना पेपर के टाइम पे, उसका फुल फॉर्म पूछा गया। उसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो इसको डीबगिंग करते हैं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक IP6 होता है, एक IP4 होता है, एक IP6 होता है। यहाँ पे IP4 का पूछा एड्रेस पूछ लिया गया है, कितने बिट्स का होता है? ये होता है आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में 1 KB के बराबर। देखिए बहुत आसान पेपर था, इसलिए 108 मिल गए, फिर से कह रहा हूं, इसको आसान नहीं कहेंगे। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है वही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 1024 बाइट हो जाएगा 1 KB के बराबर। ठीक है, अगला है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बहनियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज्य की प्रथम राजधानी था? तो मगध राज्य की पहली राजधानी यहाँ पे कौन सी थी? ठीक है, तो ये थी राजगृह थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सभा की सदस्य थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये थी अम्मू स्वामीनाथन। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1941 में
गोरक्षा मंडल का गठन किया था। तो गोरक्षा मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे ये किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। 92 है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की थी। देखिए जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, आपने यहाँ पे एक चीज देखा होगा ना, आपको मिडल ईस्ट क्वेश्चन बहुत ना के बराबर दिखे होंगे, एक दो क्वेश्चन दिख गए होंगे, तो आई थिंक मुझे लगा कोई दिखे ही नहीं यहाँ पे। तो एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन मिलते हैं। मॉडर्न इंडिया आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी अच्छे से कर लेनी है, और पॉलिटी के साथ साथ आपको उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना। उत्तराखंड तो अच्छे से करना है, परीक्षा वाली जो पूरी बुक है पूरे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 21 चैप्टर है, 250 पेज के आसपास है, आराम से कवर हो जाता है वो, तो चीजें हो जाएंगी। तो देखिए 92 का क्या रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले, और पॉलिटी का गुरु भी थे किसके, ये महात्मा गांधी जी के। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था, ठीक है, तो ये था आपका पल्लव वंश का सामंत था, ठीक है। आगे है 94, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो अपनी आत्मकथा किसने लिखी है, फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है, फिरोज ही लिखी हुई है ना, तो फिरोज तुगलक के द्वारा। 95 है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया। देखिए ये क्वेश्चन ना कहीं बुकों में लिखा ही नहीं है, और इसको आप अगर रिलेट करते ना चीजों को, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ चीजें बन सकती थी। देखिए यहाँ पे 1945 में क्या हुआ था, जो 1945 था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, खत्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अगस्त में नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था परमाणु बम, किसके द्वारा, यहाँ पे यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए पहली बात था, यह माउंटबेटन का जन्म दिवस था, नहीं, गलत हो जाएगा। यह हिंदू कल्याण का पवित्र दिवस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लेमेंट इटली का जन्म, ऐसा भी यहाँ पे दिया हुआ है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान में विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। ऑब्वियस सी बात है, एक आपका 1946 में 1 साल, 2 साल, 47 तक 2 साल हो गए थे अगस्त में। तो देखिए ऑप्शन नंबर, ये पढ़ा भी नहीं था ना, इसको रिलेट कर सकते थे, और ये बुक में कहीं है भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिलेट करने पड़ते हैं खुद से, ठीक है। अगला है, एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित है। तो एक वर्ष समिति का संबंध है आपका रेलवे से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन होते थे ना वार्षिक, तो शिक्षित भारतीयों का मेला किसने संज्ञा इसको दी थी, ये दी थी लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। मतलब एक व्यंग्य किया था इनके ऊपर कि ये शिक्षित भारतीयों का एक मेला है और कुछ नहीं है करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 98वां है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता निर्धारित है। तो ये है आपकी अनुच्छेद किसमें 58 में दी हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति है ना, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिए हुए हैं, तो इसी में आपकी निर्वाचन के लिए अर्हता दी गई है। देखिए जो ये आपकी वीडियो है ना, ये रात को 1 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो रही है, तो थोड़ा आपको शांत होता है ना माहौल रात का, तो कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही होंगी तो उसको स्किप करना, ठीक है, क्योंकि रात को जग के वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, टाइम अभी मिल पा रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है राजनीतिक व्यवस्था कौन सा कालखंड कह रहा है, ठीक है। अगर अब देखिए इसके लिए ना आपको थोड़ा डिटेल में पॉलिटी का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वहां पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या था ना, 1967 तक यहाँ पे ना एक ही सरकार चलती, एक दलीय सरकार ही चलती थी, ठीक है। तो ये 20 साल ना यहाँ पे एक ही दलीय सरकार, मतलब कांग्रेस ही चलती थी, उसकी कोई पार्टी वगैरह है नहीं थी, आपको सब पता है, जनसंघ वगैरह बाद में सब बनी, ऐसी चीजें आई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बुक्स में भी बहुत कम मिलने को मिलेगा, बट ये रिलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो केरल के अंतर्गत सरकार चेंज होती है पहली बार। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के तंत्र का प्रतिपादित किया था। किसमें किया गया था, केस आनंद भारती केस 1973 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके 100 क्वेश्चन है। देखिए इसका रीजनिंग क्वेश्चन है, ये अब यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा 50 क्वेश्चन की, टाइम लग जाएगा इनमें, कैसे क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग के, ठीक है। देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में से ना आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के मिलेंगे, बाकी 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है। आसान होता है, करा दिए जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, एक पेपर आइडिया मिला होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।